वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम अपना वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चीन। और इसके साथ साथ प्रीवियस क्लास में हमने इसके कुछ बेसिक शुरुआत के ऊपर बात की थी कि चीन की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये कैसे अमेरिका को आने वाले या फिर अमेरिका को किस किस क्षेत्र में ये टक्कर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दे रहा है। और इसके साथ साथ इसमें आर्थिक वृद्धि के भी हमने कारण डिस्कस कर लिए थे कि आज जो चीन इतना आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा है उसके कई कारणों में से कारण एक तो उसकी आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन और राजनीतिक प्रभाव था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छी तरीके से आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके उसको लर्न भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए कोई कंटेंट दे रहे हैं 1% भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे लिख सकें या पढ़ सकें। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना टॉपिक, चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान या उदय, कि चीन की अर्थव्यवस्था का उदय या उत्थान कैसे हुआ। तो उदय और उत्थान में हमने माओ के बारे में बात की थी कि माओ ने क्या किया, साम्यवादी क्रांति लेके आए थे और जिसके बाद चीन क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया। और इसने अपने आप को पूंजीवादी दुनिया से अलग रखा और पूंजीवादी दुनिया से अलग रखने के साथ साथ थोड़े समय बाद सोवियत संघ भी टूट गया था, पर सोवियत संघ से इसको थोड़ी बहुत सहायता ज़रूर मिलती थी। और आर्थिक विकास इसने कैसे किया, अपने ही जो इसके यहाँ पे संसाधन थे उसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, आर्थिक विकास करना शुरू किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्थान और उदय के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रीवियस में भी हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि चीन के सामने कौन कौन सी समस्याएं निकल के आईं। हमने ये देखा था कि चीन जो है वो आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा है। वृद्धि इसका कहने का मतलब हमने इसमें बात की कि वो बहुत ज़्यादा इतना विकसित हो रहा है कि वो अमेरिका को पीछे कर देगा, अमेरिका से टक्कर देने के लिए है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा या कर रहा है या फिर करना पड़ा था चीन को शुरुआत में 1949 के बाद, कौन कौन सी चीज़ों का सामना या समस्याएं थी। तो सबसे पहले समस्या ये थी, विदेशी मुद्रा में कमी थी। क्यों मुद्रा में कमी थी भाई? विदेशी मुद्रा में कमी इसलिए थी क्योंकि इसने क्या किया, अपने आप को अलग रखा तो इसके पास तकनीक लाने के लिए पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इस तरह की समस्याओं को सबसे पहले सामने फेस किया, वो भी किसने, चीन ने। इसके बाद कहता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। औद्योगिक अर्थव्यवस्था इसका कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्रियाँ जो इसने खड़ी की उसके लिए जो संसाधन अपने ही इस्तेमाल किए, मतलब अपनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करके चीन ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा किया। और खड़ा करने के लिए उसने अपने सारे संसाधनों का क्या किया, इस्तेमाल किया। चाहे वो मानव संसाधन हो या ह्यूमंस का इस्तेमाल भी इसने खूब किया। और इसके साथ साथ इसने प्रकृति का भी इस्तेमाल बहुत किया। इसके बाद अगला क्या कहता है, तो इसी में ये क्या कहता है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए इन्होंने मानव संसाधन का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी इसने इस्तेमाल किया, या फिर हम कह सकते हैं सारे संसाधनों का इन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया, ताकि ये औद्योगिक या फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। तीसरा इसमें क्या कहता है, तीसरा इसमें ये कहता है कि सभी नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं और रोज़गार जैसी सुविधाएं दी। इन्होंने क्या किया, जितने भी सभी नागरिक थे उनको रोज़गार देना शुरू किया और सुविधाओं भी थोड़ी फैसिलिटीज़ थोड़ी बहुत देनी शुरू की। इसके साथ साथ अब इनकी जो अर्थव्यवस्था का विकास का दर था, मतलब कि जो इकोनॉमी डेवलप कर रही थी वो 5 से 6% कर रही थी।
तो ये भी एक अच्छी इंडिकेटर माना जाता है कि 5 से 6% का दर वो कर रहे थे, मतलब 5 to 6% वो क्या कर रहे थे, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन उस पूरे के पूरे विकास पर पानी फेर दिया, वो भी किसने, जनसंख्या ने। मतलब कि 5 से 6% का चाइना का विकास तो हो रहा था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी या फिर मेन उसमें जो पानी फेरा वो किसने फेरा, उसमें जो पानी फेरा वो फेरा जनसंख्या ने। क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी उस टाइम पे 2 से 3% क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसके साथ इस अगर उसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था 5 से 6% बढ़ रही थी, लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या ने इस पूरे के पूरे विकास पर क्या कर दिया, पानी फेर दिया। अगला क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट। अगला फोर्थ पॉइंट कहता है बढ़ती आबादी विकास के लाभ से क्या थी, वंचित थी। मतलब कि जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन हमारे पास कम है। फॉर द एग्जांपल मान लीजिए, सपोज करते हैं कि आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर में कोई भी घूमने के लिए आया, मतलब कोई आपके घर में मान लो 5 जने रहते हैं, इसके साथ साथ 5 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 पीपल हो गए। लेकिन आपके पास खाना तो सिर्फ 5 ही लोगों का है, तो बाकी 5 क्या रहेंगे, भूखे रह जाएंगे। तो जिनको 5 को मिलेगा या मतलब जिनको खाना मिलेगा उनको संसाधन भी मिलेंगे, उसको खाने की जगह मान सकते हैं हम संसाधन मिल रहे हैं। लेकिन जो बाकी के 5 हैं इनके पास कोई संसाधन नहीं आ रहे। तो यही वो कहता है कि आबादी बढ़ने के कारण क्या होता है, मेन लोग वंचित ज़्यादा रह जाते हैं। मतलब कि किसी को कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी को नहीं मिल रही। तो बढ़ती आबादी विकास के लाभ से क्या थी, वंचित थी। मतलब कि जो बढ़ने वाली या विकास वाली आबादी थी, बढ़ते जो काम करने वाले लोग हो गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो विकास से क्या हो गए, वंचित रहे। बड़ी आबादी विकास से क्या रही, वंचित रही। इसके साथ अगला क्या था, खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब कि खेती जितनी पैदा हो रही थी तो उस टाइम पे जितने उद्योग लगे थे उन सभी उद्योगों में जितनी ज़रूरत थी या जितनी चीज़ों की खेती की ज़रूरत थी, उनके कच्चे माल की, वो उतनी रफ्तार से वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए क्या कहता है, खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरतों का, मतलब उद्योगों की पूरी ज़रूरतों का पूरा ख्याल या पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब कि फैक्ट्रियों का जो माल था या फैक्ट्रियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसको खेत जो थे वो उसको उस टाइम पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक समस्या निकल के आई। इसके बाद अगला क्या आता है, औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। मतलब कि जब आपके पास खेती नहीं है तो आपके उद्योग चलेंगे कैसे, साफ सीधी बात है। मान लो एक कोई भी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को चलने के लिए उसको लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल मोस्टली कहाँ से आ रहा है, खेती से आ रहा है। जब खेती ही ढंग से काम नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर औद्योगिक या फैक्ट्री कैसे काम करेगी। यही वो कहता है कि औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था और विदेशी व्यापार ना के बराबर था। मतलब कि जो चीन था ये किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंध भी स्थापित नहीं करता था, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि जब ये अपना क्या नाम है, विदेशी व्यापार ना के बराबर ख़त्म हो गया था और जो फैक्ट्रियों का उत्पादन होना चाहिए था जिस हिसाब से, वो उतने हिसाब से हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेन उसका रीज़न क्या है, जनसंख्या है। तो औद्योगिक उत्पादन से क्या हुआ, पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ा जा सकता। मतलब कि औद्योगिक उत्पादन जो था, प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी या फिर हम जो ऐसी इंडस्ट्री जो चीज़ों को बनाने वाली थी, तो औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त रूप से तेज़ नहीं बढ़ रहा था। मतलब फैक्ट्रियाँ का जो काम था वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि खेती की पैदावार कम थी। इसके बाद अगला क्या कहता है, विदेशी व्यापार ना के बराबर था। मतलब कि जो विदेशी व्यापार था, मतलब फॉरेन जो ट्रेड था, वो भी बिल्कुल क्या था, ना के बराबर। और प्रति व्यक्ति आय वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं फेस करनी पड़ी, वो भी किसको, चीन को। वो भी कब, शुरुआत के अंदर। तो ये था, स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी कि चीन की स्टार्टिंग 1949 में हुई, साम्यवादी क्रांति के बाद एक गणराज्य बन गया। गणराज्य बनने के साथ साथ इसने अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया, राजनीतिक
रूप से अलग रहा और पूंजीवादी दुनिया का समर्थन नहीं किया। और थोड़े समय बाद सोवियत संघ से इसके मिलने इसकी सुविधाएं जो भी है या फिर मेन सोवियत संघ से जो मदद मिलती थी, सलाह मिलती थी, वो भी बंद हो गई और आर्थिक विकास के लिए अपने ही संसाधनों पर ये बच्चे क्या हो गए, निर्भर हुए। इसके बाद आगे हमने इसमें आज हमने बात की क्या क्या चीज़ें हमने इसमें सबसे फर्स्ट इसमें ये डिस्कस की थी कि सबसे पहले एक तो चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी यहाँ पे, उसके बाद 1949 के बाद। इसके बाद अगला क्या आता है, क्योंकि उसने साम्यवादी नीति को अपनाया। इसके बाद क्या आता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए मतलब फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए इन्होंने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया और सभी नागरिकों के लिए इन्होंने क्या किया, आधारभूत सुविधाएं और रोज़गार जैसी सुविधाएं दी। मतलब कि सभी नागरिकों के लिए क्या दी, इन्होंने आधारभूत सुविधाएं मतलब बेसिक फैसिलिटी जो नीड्स होती थी वो दी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और भी कई सारी चीज़ें, और रोज़गार के भी अवसर दिए ताकि बेरोज़गारी क्या हो सके, कम हो सके। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो 5 से 6% की दर से स्पीड से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भी 2 से 3% बढ़ रही थी, जिसने क्या किया, जिसने पूरे का पूरा मतलब कि जो इनका वृद्धि हो रही थी चीन की उस पर पानी फेर दिया। अगला क्या आता है, बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित थी। मतलब कि जो बढ़ती हुई आबादी थी, जो बढ़ती हुई आबादी, इसका कहने का मतलब है जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी धीरे उन सभी लोगों को कई सारे लाभ नहीं मिल पा रहे थे, कई सारे लाभों से वो क्या थे, वंचित थे, उनको नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद अगला क्या आता है, खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है, खेती में जितना पैदा हो रहा था उतना सफिशेंट नहीं था, उतना पर्याप्त नहीं था, और पर्याप्त ना होने के कारण जो उत्पादन है उद्योगों का वो भी, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो गई। क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं आ रही थी, तो औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। मतलब कि जो फैक्ट्रियों का काम था वो या फिर इंडस्ट्रीज़ का काम था वो जितना उनको बढ़ना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं बढ़ रहा था। इसके बाद विदेशी व्यापारी इनके बिल्कुल ना के बराबर था, और इसके साथ प्रति व्यक्ति आय कि मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं, एक एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, हाँ कि प्रति व्यक्ति आय इतनी होगी। तो ये सारी प्रति व्यक्ति आय भी इनके यहाँ क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, इसमें चीन की शुरुआत में देखी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर, आप एंजॉय भी कर रहे होगे। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।